नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल सर्विसेज फॉर श्योर में। दोस्तों, हमने इमरजेंसी ख़त्म कर दी थी अभी लास्ट वीडियो में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है दोस्तों, यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारे पार्ट 4 में दिया हुआ है, सॉरी माफ़ करिएगा, पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 78 तक। पहली बात ये जान लीजिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लोग होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो अभी हम इस वाले वीडियो में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, ये आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। ठीक है, 53 में उनके इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल अभी तक आर्टिकल थोड़े इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, अब आर्टिकल उतने एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंट के बारे में कि उसके पास कौन कौन सी पावर है, वो कैसे इलेक्ट होता है, कितने साल तक वो ऑफिस में रह सकता है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो फिर सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों, पहली क्वालिफ़िकेशन तो ये हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ठीक है, किसी प्रकार का सिटीजन, बाय बर्थ हो, बाय नेचुरलाइजेशन हो, दोनों प्रकार के सिटीजन इंडिया के, लेकिन अमेरिका में बाय बर्थ ही होना चाहिए, आपको बता चुका हूँ मैं। दूसरा दोस्तों, उनकी एज जो प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े होंगे, चाहे प्रेसिडेंट जो बनेगा, उसकी कम से कम 35 साल होनी चाहिए। 35 साल से कम वाले प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तीसरा, उसकी वो सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो एक लोकसभा के मेंबर एमपी बनने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के एमपी बनने के लिए वो सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और चौथा होना चाहिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो कहीं और पे भी मतलब वो कार्यरत है। इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सब को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं इलेक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं इसका जो इलेक्शन होता है दोस्तों, उसको कहते क्या हैं। इसके इलेक्शन को कहते हैं, एक एक वर्ड का मतलब है, देखिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखिए इस वर्ड का क्या मतलब हुआ। जैसे हम लोग बाकी इलेक्शन जो होते हैं नॉर्मली एमपी के, एमएलए के, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट पब्लिक जाके वोट दे देती है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तब होगा जब पब्लिक डायरेक्ट वोट ना दे, उनके रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमपी एमएलए जो हम लोग चुन के भेजते हैं वो वोट दें, उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। बाकी एमपी एमएलए में जो हमारी एक्चुअल पॉपुलेशन है वो वोट देती है, लेकिन इसमें हम निकालते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब इसके प्रोपोर्शन में, पॉपुलेशन के हिसाब से। मेन चीज़ है, पॉपुलेशन के हिसाब से हर एक एमपी एमएलए का वोट निर्धारित होता है। ठीक है, आगे समझाऊंगा कैसे। ठीक है, वो वोट निर्धारित होता है, इसलिए इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसके आगे लिखा है, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या हुआ? सिंगल मतलब सारे एमपी एमएलए को एक ही बैलेट पेपर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें वो प्रेफरेंस भरेंगे, चलिए वो मैं बताऊंगा। ट्रांसफरेबल मतलब वो वोट ट्रांसफ़र हो जाते हैं आगे। ठीक है, ये अभी जब मैं समझाऊंगा प्रोसीजर तो आपको समझ में आ जाएगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखिए कौन कौन वोट दे सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो दोस्तों, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं दोस्तों। लोकसभा में जैसे कि नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 2 एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा में 12 होते हैं, वो दोनों नहीं, वो लोग नहीं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है दोस्तों। और दूसरा होता है इलेक्टेड एमएलए, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो सारे स्टेट्स की, समझ गए, इलेक्टेड एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली वाले, जहाँ पे लेजिस्लेटिव को विधान परिषद है वो नहीं, सिर्फ विधानसभा वाले, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले नहीं। ठीक है। तीसरा दोस्तों होता है दिल्ली और पुडुचेरी। आप लोग को जैसे पता होगा दोस्तों, दिल्ली और पुडुचेरी इन दोनों जगह पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए यहाँ के भी इलेक्टेड
जो मेंबर होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं, अब समझिएगा कि इलेक्शन का प्रोसेस होता कैसे है। देखिए दोस्तों, क्या है, एमएलए का वोट कैसे डिसाइड होता है। एमएलए का वोट डिसाइड कैसे होता है, जैसे हम यूपी के एक एमएलए के वोट की बात कर रहे हैं, तो उसकी यूपी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल एमएलए कितने हैं, टोटल एमएलए मतलब टोटल सीट्स कितनी है उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, ये एक एमएलए की वोट आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये जो पॉपुलेशन है ना दोस्तों, ये 1971 का जो सेंसस हुआ था वो लिया जाता है। 2026 तक यही माना गया है कि जब तक 2026 के बाद जब पहला सेंसस होगा तब इसकी पॉपुलेशन की डेफिनेशन चेंज होगी। अभी तक 1971 वाला, हम यहाँ 2011 की पॉपुलेशन नहीं लेंगे दोस्तों, 1971 की लेंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखिए एमपी की वोट कितने होते हैं। एमपी का वोट क्या होगा दोस्तों, ये एक एमएलए का वोट है। ऐसे यूपी के सारे एमएलए, एमपी के सारे एमएलए, राजस्थान, बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के सारे एमएलए का सारा वोट हम ऐड कर देंगे। वो जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे ऊपर, टोटल वोट्स ऑफ एमएलए। ठीक है दोस्तों, डिवाइडेड बाई टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, टोटल एमपी जितने होंगे इलेक्टेड वाले, नॉमिनेटेड नहीं। 545 लोकसभा में होता है, -2 543 हो गया, राज्यसभा में 233 हो जाएगा, ऐसे अब वही हो जाएगा, आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये आपके एक एमपी का वोट आता है, समझ गए दोस्तों। चलिए अब इन दोनों, अब ये तो हो गया कि एक एमएलए का वोट कितना होगा, एक एमपी का वोट कितना होगा। अब देखिए कैसे पता चलेगा कौन जीता, उसके लिए दोस्तों होता है कोटा। कोटा क्या होता है, मतलब कैसे टोटल कोटा, इलेक्शन कोटा जिससे जीत निर्धारण की जाएगी। ठीक है, वो है दोस्तों जितना वैलिड वोट पड़ा है डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितने, अब राष्ट्रपति हमको चुनने हैं, हमको एक ही चुनना होता है इलेक्शन में, तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, +1, यानी मान लीजिए 51% जैसे हो गया, समझ लीजिए 51% हमको पाएंगे। 50% प्लस एक वोट, 51 नहीं, माफ़ करिएगा, 50% प्लस 1 वोट ज़्यादा हो जाएगा तो वो इंसान प्रेसिडेंट बन जाएगा, इलेक्शन जीत जाएगा। अब दोस्तों देखिए क्या मैंने बताया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहाँ लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे होता है सीक्रेट बैलेट, मतलब आप दिखा के नहीं, सीक्रेटली आप उसको वोट करेंगे। ओपन बैलेट सिस्टम नहीं है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्त वोटिंग कैसे, मतलब वोटिंग होती कैसे है। सारे एमपी जो हैं, सारे एमएलए जो हैं, सारे एमपी और एमएलएज को दोस्तों एक हम बैलेट पेपर दे देंगे। उस बैलेट पेपर में जितने भी हमारे राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं उन सब का नाम लिखा होगा। जैसे मान लीजिए एक एक्स खड़े हैं, वाई खड़े हैं, जेड खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं समझ लीजिए। ठीक है, तो इस सारे एमपी एमएलए को दिया जाएगा। एमपी को ग्रीन कलर का देते हैं, उनको पिंक कलर का देते हैं, शायद कलर यही है, मेरे को ध्यान नहीं है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, एक्स वाई जेड। अब हर एक एमपी, हर एक एमएलए क्या करेगा दोस्तों, प्रेफरेंस देगा। जैसे एक एमपी ने क्या किया, इनको फर्स्ट दे दिया, इनको सेकंड दे दिया, इनको थर्ड दे दिया। एक ने इनको फर्स्ट दे दिया, इनको सेकंड दे दिया, इनको थर्ड दे दिया। एक ने इनको फर्स्ट दे दिया, इनको सेकंड दे दिया, इनको थर्ड दे दिया। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं, मतलब एक ही बैलेट मिलेगा, उसमें आपको प्रेफरेंस बनना होगा, आप किसको फर्स्ट चॉइस पे प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं, किसको सेकंड, किसको थर्ड चॉइस पे। अब क्या होता है दोस्तों, जितने फर्स्ट वाले हैं, जैसे एक्स को कितने एमपी और एमएलए ने फर्स्ट पोजीशन पर रखा है, वो वाले एक्स को दे दिए जाएंगे। कितनों ने वाई को फर्स्ट पे रखा है, वो वाले वाई को दे दिए जाएंगे। कितनों ने जेड को रखा है, वो वाले जेड को दे दिए जाएंगे। अब जितने भी वोट्स पोल्ड हुए हैं, यानी कि वैलिड वोट्स, ठीक है, एमपी और एमएलए के, अगर एमपी ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है तो मल्टीप्लाई बाय एमपी का वोट, वो एमपी का, और एमएलए ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया तो मल्टीप्लाइड बाय एमएलए का, जो आया था ऊपर मैंने आपको बताया था फॉर्मूला ऊपर, टोटल पॉपुलेशन वाला।
ठीक है। फिर देखा जाएगा, इन सिचुएशन में देखा जाएगा कोई भैया 50% +1 पाया कि नहीं पाया। अगर नहीं पाया तब क्या होता है दोस्तों, इन तीनों लोगों में फर्स्ट प्रेफरेंस, सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जो होगा, सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जो होगा उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके जो बैलेट पेपर जो, जैसे मान लीजिए जेड को सबसे कम मिला तो जेड को बाहर कर दिया गया, अब ये इलेक्शन में आगे नहीं है, रेस में नहीं है। ठीक है। अब जेड की सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। उनके सेकंड प्रेफरेंस जो है दोस्तों, उनके जितने भी मतलब बैलेट हैं उनमें सेकंड प्रेफरेंस कितनों ने एक्स को रखा है और कितनों ने वाई को रखा है। जितनों ने एक्स को रखा है यहाँ आ जाएगा, जितनों ने वाई को रखा है यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे सिंगल बैलेट मिलता है, ट्रांसफरेबल, मतलब देख रहे ट्रांसफ़र हो रहा है वोट्स यहाँ पे। जेड तो चले गए लेकिन उनका वोट्स ट्रांसफ़र हो गया किसमें, एक्स और वाई में। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है। इस तरह करते रहते हैं जब तक कि 50% +1 ना हो जाए, और जब हो जाएगा जो जीतेगा वही राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई इलेक्शन की बात, समझ में आ गया ना। अब देखिए राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है दोस्तों, उसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसमें गड़बड़ी थी कि नहीं थी, और कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, इसमें सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है कि वो बताए कि उसमें मतलब कोई दिक्कत तो, गलती तो नहीं थी, डाउट है कि डिस्प्यूट जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और जो उसका डिसीजन होता है दोस्तों वो फाइनल होता है। और ये कोई नहीं कह सकता कि भाई इसमें 5 MP की सीट खाली थी, वहाँ इलेक्शन बाकी था, उपचुनाव नहीं हुए थे, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, जितने हैं उतनों में ही हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और हाँ, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति बन गया और उसके बाद चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका कह दिया कि भाई गलती हुई थी, ठीक है, उसको हटाया जाएगा। लेकिन जितने दिन वो रहा और जो भी उसने काम किए उसको हम नल एंड वॉइड नहीं कर सकते, उसको माना जाएगा उसके काम को। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ थी इसकी इनके इलेक्शन से। अब दोस्तों देखिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले 50 लोग आपको प्रपोजर होने चाहिए। प्रपोजर समझते हैं, प्रपोज करेंगे कि भाई ये इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। और 50 लोग सेकेंडर होने चाहिए। सेकेंडर क्या होते हैं दोस्तों, सेकेंडर जो आपको सपोर्ट करें, मतलब ये तो प्रपोज करेंगे, ये सेकेंडर आपको मतलब पीछे सपोर्ट करेंगे। तो इतने लोग होने चाहिए तभी आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। और कम से कम 15,000 रुपये, 15,000 रुपये आपको RBI में जमा करना पड़ता है, ये सिक्योरिटी मनी होती है। ठीक है, 15,000 रुपये RBI में जमा करना होता है। और 1/6 अगर आप टोटल वैलिड वोट्स नहीं पाए, टोटल वैलिड वोट के 1/6 तो 15,000 रुपये जब्त हो जाते हैं, इसी को जमानत जब्त कहते हैं। ठीक है, फॉरफिटेड हिज डिपॉजिट्स सुना होगा ना, वो यही होता है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए ओथ आता है, मतलब आएंगे प्रेसिडेंट, वो ओथ लेंगे। ओथ कौन दिलाएगा, शपथ होता है ना, शपथ लेते हैं। ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस नहीं है, अब मतलब बीमार है, तो कोई रीज़न है जिस वजह से नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा कोई जज सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जो होगा, सीनियर मोस्ट जो दूसरा जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो। ठीक है। अब ये सब चीज़ें थी। अब दोस्तों देखिए, मान लीजिए प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट कभी प्रेसिडेंट की तरह काम करता है, तो उसको भी ये ओथ लेना पड़ता है, ये शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए कंडीशन क्या क्या हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस की, कंडीशंस भी देख लेते हैं यहाँ पे। पावर्स की बातें अगले उसमें कर लेंगे, कंडीशन देख के फिर ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या होती हैं। पहला कि वो किसी भी राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए होता है, उसके बावजूद वो प्रेसिडेंट बन जाता है, इलेक्शन में खड़ा होता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, तो जिस दिन से वो प्रेसिडेंट के ऑफिस ज्वाइन करेगा उस दिन से मान लिया जाएगा कि उसने MP MLA वाली जो सीट थी वो छोड़ दी है। ठीक है। दूसरा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने बताया था आपको, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा दूसरा ऑफिस नहीं होना चाहिए जहाँ से उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तीसरा दोस्तों, तीसरा ये है कि उसको कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगे। चौथा, उसको राष्ट्रपति भवन फ्री में रहने के लिए मिलेगा। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है,
रासीना हिल पे, ठीक है। राष्ट्रपति भवन रासीना हिल, अरावली का मतलब ऐसे ही बचा हुआ पार्ट कह लीजिए अरावली का, अरावली पर्वत सुना होगा आपने, उसी में रासीना हिल है, ठीक है। उसी पे आपका नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट सब वहीं पे है, ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन मिलेगा। उसके बाद आपको सैलरीज एंड इमोलमेंट्स मिलेंगे। सैलरीज एंड इमोलमेंट्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, हम समझ रहे हैं। पार्लियामेंट लॉ बना के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होगी, विधायकों कितनी होगी, सब पार्लियामेंट करता है। विधायक माफ़ करिएगा, एमपीज़ की कितनी होगी, वाइस प्रेसिडेंट कितनी होगी, ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करता है। उसके बाद जब तक वो ऑफिस में रहता है, ठीक है दोस्तों, उसके इमोलमेंट्स और अलाउंसेज आप कम नहीं कर सकते हैं। सैलरी वैलरी अलाउंसेज जो मिले हैं वो आप कम नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो राष्ट्रपति साहब ही लगाते हैं, कर सकते हैं, उनके हाथ में है, ठीक है दोस्तों। ये 5 साल के लिए ऑफिस में रहते हैं, ये भी जान लीजिए। 5 ईयर्स इनका टेन्योर होता है, 5 साल के लिए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए। अब दोस्तों क्या है ना कि इन लोगों को प्रिविलेजेस मिलते हैं, इम्यूनिटी मिलती है। अब जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, समझ लीजिए। पहली चीज़ तो क्रिमिनल और सिविल 2 हो गए, समझ रहे हैं। क्रिमिनल वाले में इनको पूर्ण इम्यूनिटी है, मतलब इनके खिलाफ आप केस नहीं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं जारी कर सकते जब तक कि ये राष्ट्रपति हैं। चाहे उन्होंने पर्सनल, ऑफिशियल नहीं, पर्सनल वे में ही कोई क्राइम किया है, तब भी आप उनके ऊपर कोई केस नहीं चला सकते, ठीक है। सिविल वाले में क्या है कि ऑफिशियल पे तो आप कुछ नहीं बोल सकते, ऑफिशियल जो काम किया उस पर आप कोई केस नहीं कर सकते, चाहे उनके खिलाफ चार्जेस नहीं लग सकते। लेकिन अगर पर्सनल एक्ट में उन्होंने कोई सिविल डिसोबीडियंस किया है, मतलब सिविल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ चलाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें 2 महीने पहले नोटिस देना होगा, 2 मंथ्स प्रायर नोटिस देना होगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए दोस्तों क्या है कि मैंने बताया ना 5 साल तक ऑफिस में रहते हैं, 5 ईयर्स। लेकिन राष्ट्रपति महोदय चाहें तो वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को लिखकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, मतलब रिज़ाइन कर सकते हैं ऑफिस से राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करके, ठीक है दोस्तों। और इनको हटाया भी जा सकता है, उसको कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, इनको ऐसा नहीं कि हट नहीं सकते हैं, ये हट भी सकते हैं, इनको हटाया जा सकता है। उसके लिए क्या प्रोसेस है दोस्तों, वो भी जल्दी से देख लेते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट के लिए क्या है दोस्तों, बस एक ही बात पे आप इनको इम्पीच कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अगर उल्लंघन करते हैं तब राष्ट्रपति महोदय को ये चार्जेस लगा के आप क्या मतलब हटाया जा सकता है, ठीक है। इनको हटाने का प्रोसेस यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस सुन लेते हैं। पहली चीज़ तो जानिए दोस्तों, पहला स्टेप बाय स्टेप सुनते चलिए। 1/4 मेंबर हाउस के, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, देखिए इनको इलेक्ट करने में तो एमएलए की भूमिका होती है, लेकिन इनको हटाने में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, पहली चीज़ ये जानिए, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा यही दोनों मिलके इनको हटा सकते हैं। और जब इलेक्ट किए थे तब क्या था, केवल इलेक्टेड मेंबर इनके, वो 2 एंग्लो इंडियंस और 12 जो राज्यसभा में आते हैं वो नहीं इलेक्ट करते थे, लेकिन इसमें हटाने में वो भी आएंगे, यानी टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए लोकसभा वालों ने कहा कि भैया इनको हटाना है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हनन किया है, उल्लंघन किया है, तो 1/4 लोकसभा के लोग इस चीज़ को पेश करेंगे, ठीक है, प्रपोज करेंगे इसको, इम्पीचमेंट प्रोसेस को। उसके बाद क्या होगा, हमें 14 दिन का, राष्ट्रपति को 14 डेज नोटिस देना होगा कि भैया आपके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस चालू करने जा रहे हैं, आपको हटाने की, ठीक है, कि आपने अवहेलना की है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, अब ये रेजोल्यूशन जो लाया गया है उसको, जैसे मान लीजिए लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से इसको हटाना होगा, लेकिन इसकी स्पेशल मेजॉरिटी थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी अलग क्या है, अभी तक हम स्पेशल मेजॉरिटी में क्या देखते थे दोस्तों, 2/3
ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वहाँ पे मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, ठीक है, ये होता था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति वाले में ऐसा नहीं है दोस्तों। 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है दोस्तों, यहाँ पे टोटल मेंबरशिप की बात कर देता है, समझ गए? मतलब टोटल मेंबर जो हैं वो, वैकेंसी होगी तब भी नहीं, लेकिन टोटल मेंबरशिप जो है उसकी बात कर रहा है। राज्यसभा में भी यही चीज़ फॉलो होती है, 2/3 यही वाला टोटल मेंबरशिप हाउस, ठीक है। अगर इन दोनों जगह से ऐसा होता है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति हट गए समझ लीजिए, अगर ऐसे इतना प्रोसेस हमने कर दिया। लेकिन दोस्तों जानते हैं, इसमें राष्ट्रपति को पावर दी जाती है कि भैया आप अपने खिलाफ जो भी चीज़ें हो रही हैं, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उसको सुनिए, देखिए, उसके खिलाफ आप बात रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बिना बात रखे आप उनको हटा देंगे। इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल। जुडिशियल इन द सेंस कि आप वहाँ पे मतलब जैसे जज के सामने नहीं होता है कि आप बातचीत करते हैं कि भैया नहीं चार्जेस गलत हैं, ये है वो है, तो यहाँ पे मौका दिया जा रहा है राष्ट्रपति को, वो जुडिशियल हो गया। क्वासी मतलब आधा, बाकी एग्जीक्यूटिव सारा काम कर रही है, पूरा रेजोल्यूशन ला रही है, उसको पास कर रही है, हटा रही है, ये कर रही है, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन इसके हटाने में मैंने बताया ना, 2 चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। जब इलेक्ट करते हैं तब कौन कौन था, फिर से मैं बता देता हूँ। इलेक्ट करते वक्त लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, इलेक्टेड जो इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्शन में। दूसरे कौन होते थे, जितने भी स्टेट्स हैं उनके विधानसभा परिषद नहीं, परिषद वाले तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं ना इलेक्शन में ना हटाने में, विधानसभा। और तीसरा क्या था, दिल्ली और पौंडीचेरी के वो इलेक्टेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे भी है ना, दिल्ली में और पौंडीचेरी में, ठीक है, तो यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स। लेकिन हटाने में दोस्तों सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर, इलेक्टेड वाले भी और नॉमिनेटेड जो नामित किए जाते हैं वो, बाकी कोई नहीं, एमएलए भी नहीं, और दिल्ली पुडुचेरी का विधानसभा भी नहीं, विधान परिषद तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के बारे में बहुत चीज़ें हो गई। अब उनके हम आगे आपको बताएंगे कि उनकी पावर्स क्या क्या हैं। लेजिस्लेटिव मतलब वो क्या कोई लॉ बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। फाइनेंशियल पावर क्या है, जुडिशियल पावर जो आप सुने होंगे, राष्ट्रपति मतलब पार्डन कर देता है, मतलब अभी नहीं हो रहा था निर्भया केस में कि भैया हमको माफ़ी दे दो, हमको फांसी की सज़ा हुई है, वो सब भी पावर उसके पास है। तीनों मिलिट्री का हेड होता है, ये सब भी चीज़ें हैं। इमरजेंसी मैंने पढ़ाई दिया था, सारा इमरजेंसी राष्ट्रपति के हाथ में होता है, इमरजेंसी पावर्स, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में आगे वाले वीडियोज़ में बताएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, लगे रहिए। धन्यवाद।